यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। याद करिए, पहला सेशन बहुत बेहतरीन रहा। आज हम लोग दूसरे सेशन में आएंगे। मुश्किल से 4 से 5 सेशन और हम लोग आपदा प्रबंधन बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, एक बार अगर आपको बताऊं तो ये सब छोटे टॉपिक्स हैं। आपदा प्रबंधन हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट के जो टॉपिक हैं मेंस को लेके, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो टॉपिक हैं, ये छोटे टॉपिक हैं। इनको आगे के लिए कभी मत छोड़िएगा कि प्रीलिम्स होने के बाद कर लूँगा। विश्वास करिए, छोटे टॉपिक अगर पहले का कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो आगे चल के बड़े टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। छोटे टॉपिक आराम से हो जाते हैं, उसी में बात बन जाती है उनकी, है ना। तो हम लोग यही करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे, उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग का पूरा जीएस पेपर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर पहली यूनिट, दूसरी और तीसरी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, अगर आपने नहीं किया उसको जाके ज़रूर कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे पीडीएफ वगैरह आपको मिलती है। कैसे मिलेगा टेलीग्राम? बस जो चैनल का नाम है वही जाके टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? ह्यूगो कार्यक्रम योजना। ये क्या है याद करिए, लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ा था, तो इसमें 3 बातें हमने देखी थी कि IDNDR ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया था, जो पहला ऐसा कोई प्रोग्राम था जो आपदा प्रबंधन को लेके यूनाइटेड नेशन की तरफ से शुरुआत की गई थी। उसके बाद अगला सम्मेलन हुआ जिसे हम याकोहामा सम्मेलन के नाम से जाते हैं। कब की बात है? 1994। फिर 2005 में ह्यूगो सम्मेलन होता है। ये भी कहाँ है? जापान में। याकोहामा जापान में, सेंडाई जापान में। ऐसा क्यों? क्योंकि जापान ना एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपदाएं आती हैं। ठीक, तो एक बार कोशिश करिएगा, थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिए ऐसा क्यों है। बहुत दिलचस्प बातें आपको पता चलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। यूनेस्को द्वारा जापान की ह्यूगो शहर में तीसरा सम्मेलन बुलाया गया। याद रखना, सिर्फ 3 रणनीतियों पे यहाँ पे चर्चा हुई, यही इंपॉर्टेंट है। 2005 से लेकर 15 तक की रणनीति बनाई गई थी। पहली क्या है? आपदा के बचाव के लिए, है ना, आपदा के बचाव के लिए हमें क्या करना है? संस्थानों की मजबूती के विकास, मतलब उनके कैसे उनको मजबूत किया जाए, तथा एक विकसित तंत्र की स्थापना। मतलब जो संस्थान है उनको मजबूती कैसे ला जाए, सतत रूप से वो संस्थान कैसे काम करें, और विकसित तंत्र कैसे हम क्या करें? व्यवस्थित करें। यही पहली रणनीति थी। दूसरी थी सतत विकास की योजनाओं और नियोजन में आपदा संकट को कम करने के तरीके खोजा जाए। भाई सतत विकास मतलब उसी समय अवधारणा आ गई थी, आप सभी जानते हैं, 2012 में। तो ये बात पहले से चल रही थी कि ये होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे कि 2005 में ही आया है, और उस समय सतत विकास चल रहा था, है ना, उस समय अवधारणा आई थी। 2012 में क्या आया? सतत समावेशी विकास, है ना। तो जब ये कार्यक्रम आया तो इस वजह से हुआ क्या कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम थे वहाँ पे हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने लगी थी। अब बात यहाँ जो की जा रही है उसमें यही किया जा रहा है कि जो योजनाएं होंगी ना, उसमें यही ध्यान रखना है, सतत विकास के साथ साथ अगर आपदा होती है तो कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो ये दूसरी रणनीति पे यहाँ चर्चा की गई। तीसरा, व्यवस्थित तैयारी तथा आपदाकालीन स्थिति में बचाव पर कैसे ध्यान दिया जाए। यही मुख्य रूप से 3 योजना ह्यूगो कार्यक्रम में सॉरी लाई गई, और यही 3 बातें आपको लिख के आना है अगर एग्जाम में आया तो। वैसे आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों को लिखने का। ठीक है, क्यों फिर पढ़ रहे हैं? बस ये जानने के लिए कि यूनाइटेड नेशन ने सॉरी, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है ना, है ना। तो है ना, यूनाइटेड नेशन क्या करता है, इन सब चीज़ों को लेकर आया और उसी पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग। 2015 में जापान में सेंडाई शहर में संयुक्त राष्ट्र की आपदा प्रबंधन का सम्मेलन है, सबसे लेटेस्ट है। इसके बाद अभी तक कोई सम्मेलन नहीं हुआ है। 2015 में रणनीति कब तक की गई इसमें? अगले 15 वर्षों के लिए, मतलब 2030 की रणनीति, 2030 तक की रणनीति बनाई गई है। इसका मतलब ये हुआ अब अगले 15 साल बाद ही कोई सम्मेलन होगा, है ना, जिसको किस नाम से जाना जाता है? सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक, 15 वर्षों के लिए स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है। ध्यान रखना कैसा है, स्वैच्छिक है और गैर बाध्यकारी। अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में आए तो ध्यान रखना बाध्यकारी नहीं है। सीधी सी बात है, इसमें क्या बाध्यकारी होगा? रीज़न क्या है? हर राज्य में तो, हर स्टेट में, मतलब देखा जाए तो हर देश में तो ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा आपदाएं आती हैं हर देश में ही।
जहाँ ज़्यादा आती हैं तो वो अपना भाई इसको स्वैच्छिक है लगाएं, उनको फायदा होगा ही। आगे राज्य की प्राथमिक भूमिका के साथ इसको अपनाया गया। आगे अन्य हित धारकों समेत स्थानीय सरकार और निजी क्षेत्र के साथ आना चाहिए, मतलब वही पीपीपी मॉडल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, क्योंकि 2015 के बाद पीपीपी मॉडल बहुत तेज़ी से विकसित किया है, इसीलिए यहाँ पे भी ये बात की गई। आगे यह एक प्रगतिशील फ्रेमवर्क था। प्रगतिशील मतलब लगातार चलने वाला। उद्देश्य 2030 तक आपदाओं के कारण होने वाले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के नुकसान और प्रभावित लोगों की संख्या को कम करना, यही इसका लक्ष्य बनाया गया। हम प्रगतिशील रहेंगे मतलब लगातार काम करेंगे। 2030 तक जो भी आपदाएं आएंगी उनमें जो बुनियादी ढांचा हमारा नुकसान हो जाता है वो ना हो, लोगों को पुनर्वास किया जा सके और जो उनकी संख्या है प्रभावित होने वाली वो किसी तरह कम किया जाए। इस पे चर्चा हुई, यही फ्रेमवर्क बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ ना जो इम्पोर्टेंट है 7 वैश्विक लक्ष्य बनाए गए। कितने? 7। किसने बनाया? सेंडाई फ्रेमवर्क ने। आइए उन पे बात कर लेते हैं। तो 7 वैश्विक लक्ष्य क्या क्या है याद रखिए, सबसे लेटेस्ट में है तो ये ज़्यादा आप यूज करेंगे अपनी आंसर राइटिंग में। ठीक, तो पहला क्या है, 2030 तक 2005 से लेके 15 की अवधि के मुकाबले 2030 के दशक में, मतलब जो ये दशक चल रहा है 2020 और 30 वाला है ना, 2020 लिखा है, 20 लिखा है भाई, ध्यान रखना। 20, ठीक है। तो 2020 से 2030 के दशक में औसत वैश्विक मृत्यु दर के आंकड़े प्रति 1 लाख तक कम करना है। ध्यान रखना, प्रति 1 लाख तक कम करना है और ये हमारा टारगेट है। ठीक, क्योंकि पहले बहुत लोग आपदा में चले जाते थे, तो हमारा टारगेट क्या था, मैंने अभी क्या बताया, जो इंसान है उनकी क्षति कम हो, ठीक है, और जो उससे प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या कम हो। ये मुख्य रूप से उद्देश्य था किसका? सनडाई का। ये इसीलिए यहाँ यही बताया गया 1 लाख तक कम करना है, प्रति 1 लाख, मतलब हर एक आपदा में कम से कम कोशिश करनी है कि ऐसा हो। आगे 2020-30 में वैश्विक रूप से आपदा प्रभावित लोगों की संख्या में प्रतिवर्ष 1 लाख की दर से कमी की जाए। तो मुझे लगता है वही बातें मैंने फिर से लिख ली, चलो कोई नहीं। आगे 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद में आपदाओं में होने वाली प्रत्यक्ष क्षति को कम करना है। सीधी सी बात है, अगर किसी भी देश में क्या होगा भाई, आपदा आएगी तो हमारा सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी पे बहुत बड़ा बोझ बनने लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पैसे बहुत खर्चा करना पड़ते हैं। तो वो उसका जो बोझ है वो कम हो, किसी भी तरह कम हो, बस उस पर कोशिश करनी है। इसीलिए पहले से ही फंड वगैरह बना के रखो। अगली बात करते हैं, 2030 तक आपदा से होने वाली क्षति तथा साथ ही स्वास्थ्य और वैश्विक शैक्षिक है ना, स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं एवं महत्वपूर्ण बुनियादी सेवाओं को में व्यवधान को कम करना। सीधी सी बात है, सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है? स्वास्थ्य, और उसके बाद शिक्षा। क्यों भाई? देखो, जो लोग विस्थापित हो गए, अब उनको समस्या ये, घर नहीं है उनके पास, है ना, खाना सही से मिल नहीं पा रहा, सरकार दे रही उसी से पेट चलता है। अब उससे क्या होता है, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ जाती हैं। उनके साथ जितने भी उनके बच्चे और जो लोग हैं, जो युवा हैं, जो अभी पढ़ सकते हैं, उनकी शैक्षिक सुविधाएं तो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाती हैं ना, क्योंकि बुनियादी ढांचा ही वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। इस वजह से ऐसा ना हो, इन महत्वपूर्ण, क्योंकि अब उनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं होगी, आगे चल के वो क्या करेंगे, है ना, वो बहुत पीछे हो जाएंगे अपने लाइफ में। इस चीज़ को ध्यान देना जरूरी है और सरकार लगातार इस पर काम करती रहती है ना। लेकिन जानते हैं थोड़ा सा भ्रष्टाचार की वजह से समस्या हर जगह उत्पन्न हो जाती है, लेकिन फिर भी काम चलाऊ सरकार चलता रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर पॉइंट 5, वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय कार्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त और सतत समर्थन के माध्यम से विकासशील देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। फिर हमने क्या देखा यहाँ पे कि भैया जो भी विकासशील देश हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उनको मिलता रहे, क्योंकि विकासशील देश ना अभी वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहते हैं भाई। उनके ऊपर अगर आपदा प्रबंधन मतलब आपदा आ गई तो उनका बुनियादी ढांचा वैसे भी कमज़ोर है, क्योंकि अभी तो विकास कर रहे हैं ना। तो इस वजह से क्या होगा भाई, वो सीधी सी बात है, नुकसान उनको ज़्यादा होगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग उनको मिलता रहे। इस बात को ध्यान देना है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, वर्ष 2030 तक मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। इस नाम को क्या करना है, इतना रट लेना है कि जब भी आए आपदा प्रबंधन, इसको लिख के आना मेरे भाई, ध्यान रखना, इसको लिख के आना है आप सभी को। ठीक है, कि 2030 तक मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम
तथा आकलन की उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि करके लोगों तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित कराया जाए। जो लोग सुभिद्ध इलाके में रहते हैं जहां आपदा आ सकती है, उनको मतलब कई जगह पे उनके घर में भी हो, उनके बाजार में भी हो, जहाँ वो लोग जाते हैं वहाँ हो, समुदाय केंद्रों में भी हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम। जहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो उनको बता दिया जाए भैया घटनाएं घट सकती हैं, सतर्क हो जाइए। इससे क्या होगा ना, लोग सतर्क हो जाएंगे और जान माल की जो रक्षा है वो कर पाएंगे। अचानक से कोई चीज़ होती है ना तो समझ में नहीं आता। देखिए ये हम आप हो सकता है ना फील कर पाएँ, रीज़न क्या है, हम लोग सेफ ज़ोन में ज़्यादा रहते हैं। जो लोग उस एरिया में हैं उनसे पूछिए, ठीक है? उनको पता नहीं होता कब क्या हो जाए, ठीक है? चलिए आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय और स्थानीय आपदा जोखिमों में कमी की रणनीति अपनाने वाले देशों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना। क्योंकि अभी भी देश नहीं चाह रहे थे, बहुत सारे देशों में अभी भी क्या है कि वो आपदा जोखिम में वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। रीज़न क्या है कि उनके पास ऑलरेडी विकासशील देश हैं, पैसा उनके पास ऑलरेडी कम है, तो उन सब चीज़ों के लिए अलग से उनके पास पैसा नहीं है। तो टारगेट यही बनाया गया भैया देखो ऐसे जो देश है ना, उनको पर्याप्त वृद्धि कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें जुड़े, वो अपना इस लेवल पे आके काम करें, एक अलग से आपदा प्रबंधन के लिए बनाएं। इसीलिए देखिए अपने देश में है ना एनडीआरएफ, ठीक है? चलिए मुझे लगता है यहाँ तक हो गया। अब आइए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, ध्यान रखना जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे ढंग से होंगी। इन्हीं को आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, बस ऐसे ही। देखिए अगला है आपदा प्रबंधन से संबंधित एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2016। पीएम का 10 सूत्रीय कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है ना, प्राइम मिनिस्टर का 10 सूत्रीय कार्यक्रम। और हुआ क्या कि एशिया पैसिफिक को लेके जो जो समस्याएं थी, तो वहाँ पे आपदा प्रबंधन संबंधित जितने भी मंत्री स्तरीय समस्या मतलब एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में 10 सूत्री कार्यक्रम रखे गए। तो एशिया पैसिफिक जैसे जानते हैं हम लोग एशिया में है, और पैसिफिक सबसे ज़्यादा जैसे जापान वगैरह पैसिफिक में है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपदाएं आती हैं। तो उसी चीज़ को लेके एक मंत्री स्तर पे मीटिंग हुई, तो यहाँ पे ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, आतंकवाद और सुनामी से रिलेटेड क्या हुआ, कार्यक्रम पे चर्चा हुई और 10 सूत्र रखे गए। नंबर 1, विश्व स्तर पर आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करने हेतु निवेश करेंगे, है ना, कि जिस क्षेत्र में क्या होता है भैया बहुत ज़्यादा आपदा आ रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उनका हम लोग क्या करेंगे, मानचित्र पे बनाएंगे, उस पर निवेश करेंगे। अगला, सतत विकास कार्यक्रम में आपदा जोखिम प्रबंधन को अपनाया जाए। अब जितने भी आज क्योंकि सतत विकास लक्ष्य में बहुत सारे देश शामिल हैं, तो वो देश क्या करें, सतत विकास में आपदा जोखिम प्रबंधन को अपनाएं, उसमें इस चीज़ को जोड़ें। ऑलरेडी हमने इस पे बारे में बात की। नंबर 3, गरीब परिवारों के लिए आपदा जोखिमों को कम करने के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए गरीब जो परिवार हैं उनको आपदा जोखिमों में कम करने के लिए उनको विशेष प्रयास करने की ज़रूरत है। और ये कब हुआ भाई, मंत्री स्तरीय सम्मेलन। देखो यही लिखोगे आप, है ना, जब आपसे पूछेगी यूपीएससी कि कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए, तो आप बताएंगे यही सब स्टेप उठाने चाहिए कि मानचित्र में निवेश करना चाहिए, है ना, सतत विकास में इसको जोड़ना चाहिए, गरीबों पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। आगे, प्रबंधन में महिलाओं के नेतृत्व व भागीदारी को बढ़ाया जाए। रीज़न क्या है, क्योंकि महिलाएं भी भागीदारी करेंगी ना, तो एक तो सीधी सी बात है, हमारे पास ऐसे लोग ज़्यादा होंगे जो क्या करेंगे, प्रबंधन में काम करेंगे, और महिलाएं क्या कर पाएंगी, थोड़ा अपने जो उनके संबंधित जितने भी लोग हैं, महिलाओं से संबंधित जितने लोग हैं, उनको आसानी से मदद अच्छी मिल पाएगी। ठीक है, सीधी सी बात। आगे, आपदा प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीकी आधिकारिक लाभ उठाया जाए, है ना, तकनीकी आधारित लाभ उठाया जाए। ध्यान रखना, आपदा प्रबंधन की दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीक का बेहतर उपयोग किया जाए। अगला है, प्रबंधन पर विद्यालय स्तर पर प्रयास हो। यहाँ पे समितियाँ बनाई जाएँ, शोध किए जाएँ, विशेष नेटवर्क तैयार किया जाए कि भैया अगर उस क्षेत्र में कुछ होता है तो हम भी पहुँचेंगे, है ना, और बताया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए। अब जितने कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट, अगर वो पढ़ेंगे विश्वविद्यालय स्तर पर कि ऐसा ऐसा है, तो वो लोग शोध करेंगे, वो शोध करेंगे, कुछ नई चीज़ें निकाल के लाएंगे। अब जब नई चीज़ें निकाल के लाएंगे तो क्या होगा, बोले ना, सोल्यूशन अच्छा मिल पाएगा। ठीक है, आगे, सोशल मीडिया, क्या लिखा है, सोशल मीडिया इंटरनेट तकनीक प्रदान की गई सुविधाओं का दक्ष उपयोग, जागरूकता अधिक प्रसारित की जाए।
इससे क्या होगा, अगर लोग जागरूक होंगे, वही ना, याद कीजिए अर्ली जो अलार्म सिस्टम था वो कैसे होगा, सोशल मीडिया इंटरनेट तकनीक, क्योंकि आजकल सब लोग यही यूज कर रहे हैं, तो इस पे जागरूकता बढ़ाई जाए। ठीक है, आगे स्थानीय क्षमता के विकास एवं निर्माण जो है उसके लिए प्रभावी पहल करने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रभावी पहल होगी तो क्या होगा, स्थानीय लोग सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। ठीक, वो सबसे पहले होते हैं ना वहाँ पे। भाई सरकार की टीम पहुँचने में भले टाइम लग जाए, लेकिन ये तो वहीं पे हैं, इसीलिए उनकी क्षमता अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से राहत कार्य हो पाएगा। ठीक, आगे आपदा से सीखने का अवसर नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि नीतियों के निर्माण में बेहतर उपयोग साबित हो सकते हैं। ठीक है, तो मंत्री स्तर पे जो सम्मेलन हुआ उसमें कहा गया, देखो हर आपदा से कुछ ना कुछ सीखेंगे, उससे क्या चीज़ नई निकाली जा सकती है, कैसे और बेहतर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सकता है, सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, बिना सीखे काम कहाँ बनता है भाई। चलिए अगली बात, पॉइंट नंबर 10 लास्ट क्या कहता है, प्रबंधन हेतु अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया में अधिकाधिक सामंजस्य व मत योग्य होना चाहिए, बिना इसके वैश्विक आपदा प्रबंधन प्रभावी नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया होगी, वहाँ पे सामंजस्य होगा, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, अब अंतरराष्ट्रीय तरफ से भी क्या हुआ, आपको हेल्प मिलने लगी। तो जो वैश्विक आपदा प्रबंधन है वो तब तक प्रभावी नहीं हो पाएगा जब तक अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया को अपनी लोकल सरकारों से ना जोड़ा जाए, है ना। अब मान लीजिए कि स्टेट में कोई दिक्कत आती है तो उससे स्टेट केंद्र को बताया, केंद्र स्तर पे क्या चीज़ें बहुत फैलेंगी और अंतर्राष्ट्रीय तुरंत क्या होगा, मदद मिलेगी। तो ये चीज़ें क्या होगा, कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। क्या हुआ हो, मर गए चलो आओ आगे बात करते हैं है, ठीक है, तो बस इतना कंप्लीट कीजिए, फिर अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की। ठीक है, मुझे लगता है कई सारी रिपोर्ट्स हमने पढ़ ली, ठीक है, कई सारे सम्मेलन पढ़ लिए, एशिया पैसिफिक सम्मेलन भी पढ़ लिया मंत्री स्तर का। आप इन सब का यूज करके ही उत्तर लिखना, जब भी उत्तर की लाइन आप शुरुआत करें तो बताएं ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, वो ज़्यादा प्रमाणित करेगा आपके उत्तर को। ठीक है, इतना करते रहिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।